नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोर्ट का सेट प्रैक्टिस एनालाइज करेंगे। यह सेट रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। यदि आप कोर्ट क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर या चपरासी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। यह सेट पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है तथा इसमें सभी विषयों को त्रुटिहीन तरीके से एनालाइज किया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें तथा साथ ही साथ इसमें इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। आइए अब चलते हैं सवाल की ओर। आज का टेस्ट सीरीज नंबर 13 है। तो इस टेस्ट सीरीज में हम देखेंगे पहला सवाल हिंदी का है। तो इसमें पहला सवाल बोला गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। बोला गया है वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए वस्तुओं तो लिखा है लेकिन इन्होंने ये स्पेसिफाइड नहीं किया है कि किस तरह की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। मार्केटिंग वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है या घरेलू वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का कीमत एक साथ नहीं बढ़ सकता है। हमारे घरों में भी कुछ सामान होता है, ठीक है, कुछ बाहर के सामान होता है, पेड़ पौधे को भी हम वस्तु ही कहते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो है कीमत नहीं बढ़ती है। जो चीज़ें अनावश्यक है उन चीज़ों की भी कीमत नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वस्तुओं के साथ कुछ स्पेसिफाइड बातें नहीं कही गई है। अगर यहाँ पे स्पेसिफाइड बातें होती है, ठीक है, जैसे सामान्य वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, तब ये समझ में आता है कि हाँ इस तरह की वस्तु की कीमत बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो आपका त्रुटि हो गया, वस्तु में त्रुटि हो गया, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एक शब्द देना है जिसकी उपमा ना हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपम। इसमें देखिए उपमेय और उपमान, इसके बारे में आप समझिए। उपमेय क्या है, उपमान क्या है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मुन्नी चंद्रमा जैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो बातें हैं, एक मुन्नी है और एक चंद्रमा है, ठीक है। तो मुन्नी का तुलना किससे हो रहा है, चंद्रमा से हो रहा है। तो जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं, ठीक है। और जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं। आप समझ गए होंगे। यहाँ पे उपमेय जो है आपका मुन्नी हो गया और चंद्रमा जो है आपका उपमान हो गया। जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना किया जाता है उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। इन बातों को आप समझ गए। उपमाहीन का अर्थात हो गया क्या कि उससे उपमा नहीं दी जा सकती है, अर्थात वो उस गुण लायक नहीं है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया है एक शब्द चुनना है, आँखों का काजल। इसका मुहावरा है, इसका एक वर्ड देना है। तो आँखों का काजल मुहावरा का एक वर्ड क्या होगा, अत्यंत प्रिय, ठीक। नेक्स्ट, अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जल, जो कि ऑप्शन सी में है। जल का जो पर्यायवाची शब्द होता है लिखेंगे आप वारी, पानी, नीर, अमृत, जीवन, मेघ पुष्प, अमृत। ये सभी आपका जो है पानी का अर्थात जल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसमें देखिए समुद्र भी है
समुद्र का भी पर्यायवाची शब्द आप लिख लीजिए। वैसे इसके पहले वाले वीडियो में भी समुद्र का पर्यायवाची मैंने बता दिया था, यहाँ भी आप नोट डाउन कर लेंगे। जो छात्र नहीं देखे हैं पुरानी वीडियो को वो ज़रूर देखें, ताकि उसको और भी कंटेंट समझ में आए कि नया क्या है, पुराना क्या है, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्या क्या संभावित प्रश्न हैं। तो लिखेंगे समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर, रत्नागिरी, जलनिधि, निर्निधि, अवधि, अवधि इस तरह से, ओ ब ध में हर्षी कर इस तरह से अवधि। एक और भी होता है अवधि, ओ व ध में हर्षी, ये अवधि समय होता है, ये वाला नहीं। अ ब ध संयुक्त हर्षिकर, ये वाला अवधि का अर्थ होता है समुद्र। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें अभी और दो ठो बचा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे आप जलज, नीरज, वाणिज्य, राजीव, पंकज, पयोज, उत्पल, ये सभी जो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बादल का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे आप अभ्र, अभर संयोग, अभ्र, मेघ, धर, जलधर, वारीधर। ठीक है, ये आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है उल्लास का विलोम शब्द बताना है। तो उल्लास का अर्थ क्या होता है? खुशी। और विषाद का अर्थ क्या होता है? दुख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उमंग का भी अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नचित्त का भी अर्थ होता है खुशी। वैमनस्य, वैमनस्य का अर्थ होता है आपका मन मुटाव, मन मुटाव, ईर्ष्या करना, आपसी बैर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं देख रहे हैं तो आप ज़रूर रेगुलर वीडियो देखिए, तभी आपका जो है हर सेट का एनालाइज होने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना आता है और आप कितना सीखे हैं। क्योंकि इस सेट में जो है हम आपको पूरा एनालाइज कराते हैं, तो आपको ज़रूर शुरू से अंत तक वीडियो देखना चाहिए और पुराने वीडियो को भी लगातार देखते रहना चाहिए। इसमें बोला गया है आपका जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। कथित उसे कहते हैं जो कहा गया हो, जो कहा गया हो उसे कथित कहेंगे। जो कहा ना गया हो अकथित कहेंगे। ठीक है, जिसे पढ़ा ना जा सके वो पठनीय कहा जाएगा, और जिसे पढ़ा जा सके उसे पठनीय कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बोला गया विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? इसका सही उत्तर होगा आपका अद्भुत, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आप आज जानेंगे रस के बारे में और उसके अस्थाई भाव के बारे में। तो रसों की संख्या टोटल 9 है, 9 का आप अस्थाई भाव जान लीजिए, एग्जाम में किसी का भी दे सकता है। आपका रस है, इधर कर्म संख्या है, और ये इसका अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव प्रेम होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य या हंसना होता है। करुण रस का शोक होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। विभत्स का घृणा होता है, घृणा आप समझ रहे हैं, जुगुप्सा भी कहते हैं इसको। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत का सम या निर्वेद। देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि रसों की कुल कितनी संख्या है तो आपको बताना है 9। अगर पूछा जाए नाटक में रसों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 8, क्योंकि जब नाटक होता है या नाटक का खेल होता है तो उसमें शांत रस को नहीं काउंट हो जाए,
नहीं काउंट किया जाता है। अगर शांत रस को काउंट करेंगे तो नाटक का मज़ा खराब हो जाएगा, किरकिरा हो जाएगा, इसलिए उसमें शांत रस को नहीं काउंट किया जाता है। और रस क्या है ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। आप साहित्य या कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं हिंदी का, तो उसमें पढ़ने में जो आनंद आता है या आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है। और इसमें से श्रृंगार रस को जो है रसराज या रसपति कहा जाता है। आप इन सभी बातों को नोट कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किसका स्थायी भाव है? तो अद्भुत का है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया ईश्वर को नाम मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? नास्तिक, जो कि ऑप्शन डी में है। आस्तिक, जो कि ईश्वर को मानता है या विश्वास रखता है ईश्वर में। सनाथ उसे कहते हैं जिसका माता पिता जीवित हो। जिसका माता पिता मर गया हो उसको अनाथ कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण का अर्थ होता है आपका तेज। तेज का उल्टा क्या होगा? मंद, जो कि ऑप्शन सी में है। क्षीण का अर्थ होता है आपका कमजोर। ठीक है। तीव्र का अर्थ होता है तेज। प्रखर का भी अर्थ होता है तेज। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध होता है, या इसको आप आसान से समझ सकते हैं, संज्ञा के जिस रूप से आपको पता चले कि ये पुरुष है अर्थात पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसको क्या कहते हैं? तो लिंग के आधार पर ये चीज़ चयन होता है। लिंग के आधार पर जो ऑप्शन सी है यही सही हो जाएगा। तो लिंग कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और एक नपुंसक लिंग। चारों का अर्थ आप जानते होंगे। पुल्लिंग में होता है कि पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे मदन, कुत्ता, घोड़ा, ये सब क्या है? पुरुष जाति का है। स्त्री जाति में कौन सा आता है? लड़की, सीता, ये सब ये क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, बकरी। ठीक है। और उभयलिंग में आपका क्या आता है कि इसमें दोनों का बोध हो जाता है। उभयलिंग में जैसे अगर हम टीचर कहेंगे तो इसमें दोनों तरह का बोध होगा, सर का भी बोध हो सकता है और मैडम का भी। इसी तरह से स्टूडेंट बोलेंगे तो दोनों का बोध होगा। ठीक है। डॉक्टर बोलेंगे तो दोनों का बोध होगा। तो ये जो कॉमन वर्ड होता है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं उभयलिंग। ठीक है। एक चौथा होता है आपका नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में क्या होता है आपका कि वो निर्जीव है, ना तो स्त्री जाति का है ना तो पुरुष जाति का है, निर्जीव है, जैसे कलम, कॉपी, किताब। ठीक है। अब देखिए इसमें जो है क्रिया दिया गया। क्रिया के बारे में आप जानते होंगे, जिससे कोई काम होने का पता चलता है, जैसे खेलना, जाना, पढ़ना, रोना, हंसना, गाना, पीना, ये सब क्या है? क्रिया है। वचन तो समझते हैं कि जिससे काउंटिंग का पता चलता है, नंबर जिसको कहते हैं आप अंग्रेजी में, तो इससे पता चलता है संज्ञा का कि आप उसका काउंटिंग कर पाते हैं कि नहीं। तो वचन का 2 भेद होता है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में एक का बोध होगा, बहुवचन में एक से ज़्यादा का बोध होगा। ठीक है। कारक, कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के बीच का जो संबंध बताता है उसी को कारक कहते हैं। जैसे राम का घोड़ा लाल है, यहाँ राम का घोड़ा, राम और घोड़ा के बीच में क्या आया? का आया, तो कारक का चिन्ह बताया। इसमें संबंध का चिन्ह आया, तो ये आपका कारक हो गया। तो कारक का चिन्ह कितना है? टोटल 8 है। कौन कौन सा है आपको पता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरेवजी। ठीक है। नेक्स्ट,
बोला गया यहाँ अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही उत्तर है अतः जोड़ एव। अगर ये पूछ ले कि ये जो है अतएव कौन सा संधि है, क्या बताएंगे? आपको हम कई बार बताएं संधि विच्छेद में, तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अतः जोड़ एव या अतएव कौन सा संधि है। सवाल नंबर लिखकर और सेट नंबर लिखकर, तभी हम उसका रिप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। बाग बाग होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या होता है? खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। सही उत्तर होगी आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास जो है भारत सरकार का दायित्व है? तो सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 351, जो कि ऑप्शन डी में है। इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 343 नंबर अनुच्छेद में हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा मिला है। देखिए, बहुत सारे बुक में राष्ट्रभाषा लिख दिया जाता है, राष्ट्रभाषा। तो ये राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं। अगर राष्ट्रभाषा होती तो संपूर्ण भारत में हिंदी ही बोली जाती। यह सभी जगहों में हिंदी को जो है कार्यकारी भाषा बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी जो है राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा है, और ये संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बोला गया कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? इससे संबंधित जुड़ी बातें आपको हम बता देते हैं, तब आप इसका जो है आंसर आराम से कर लेंगे। नरेश मेहता जो है वो एक समय यूगोस्लाविया गए थे। पहली बार उन्होंने फ्लाइट का टिकट लिया, दिल्ली से उड़ान भरा और विदेश गया। तो जब वो फ्लाइट में थे और जब आसमान में उसका एंट्री हुआ फ्लाइट से, तो वो सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि इस समय मैं कहाँ पे था? वहाँ पेड़ पौधा था, हरियाली था, पहाड़ था, पर्वत था, बहुत कुछ था। लेकिन अब हम एक ऐसे जगह पहुँच गए हैं जहाँ रेगिस्तान है, और ये ऐसा रेगिस्तान है जहाँ सिर्फ ब्लू कलर का बालू ही बालू दिखता है, और ये आवरण के रूप में दिख रहा है, जहाँ कि हम अकेला महसूस कर रहे हैं, और आकाश भी खुद को अकेला महसूस कर रहा है। यहाँ कोई किसी से बातचीत करने वाला नहीं है, ना ही वहाँ कोई शोर शराबा है। तो आकाश जो है अकेला बहुत है। तो ये जो है इसका निराला जी का यात्रा वृत्तांत है। यात्रा के दौरान इन्होंने इस विधा की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? उसको अजड़ कहते हैं। यौवन तो समझ है, युवा अवस्था, जिसको जवानी भी कहते हैं। ठीक है, जीवट, जीवट का अर्थ होता है आपका साहस, हिम्मत, पराक्रम। ठीक है, अमर तो समझ ही रहे हैं, जो कभी नहीं मरेगा। तो इसका आंसर अजड़ हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, क्या दीवार बहुत ऊंची है? देखिए, ऑप्शन बी में दीवार दे दिएगा, लो होता ही नहीं है, दीवार शुद्ध होता है, तो ये तो गलत हो गया। क्या दीवार, देखिए दीवार ये वाला दीवार में हर्षी कर दिया, जबकि हर्षी कर नहीं होता, दीर्घी कर होता है। तो ये दीवार गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, डी तो गलत है ही, दीवार दे दिया। तो इस अनुसार से आपका ऑप्शन ए ही सही हो गया। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अभी आपको हम बता दिए थे कमल का पर्यायवाची शब्द। कमल का पर्यायवाची शब्द अगर लिखे रहे होंगे तो यहाँ पे आप सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या लिखें? जलज, नीरज, वारिज,
पंकज, राजीव, पयोज, उत्पल, कुंज। तो यहाँ पर देखिए पयोज आया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है आपका विलोम शब्द बताना इहलोक का। ये देखिए प्रीवियस सेट में भी इस तरह का सवाल आया था, तो उस समय क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आपको याद है? अगर याद है तो इसका आप जवाब दीजिए, नहीं याद है तो सुनिए। उस समय पूछा गया था पिछले सेट में कि परलोक का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पे देखिए इहलोक दे दिया है और ऑप्शन ढूंढने के लिए कहा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए, परलोक। नेक्स्ट, इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि रेगुलर आप सेट को देखिए, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं, पूरा ऑप्शन तक समझाते हैं, लेकिन आप अपने तरफ से कुछ भी प्यार नहीं देते हैं। आपका प्यार ही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा, तो आप ज़रूर अपना प्यार दें। चलते हैं अब सवाल की ओर। इसमें बोला गया है एक वाक्य देना, एक शब्द देना है, केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला। तो जो फल खाकर ही जीवन जी लेता है उसको क्या कहते हैं, फलाहारी, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, शाक सब्जी खाने वाला को क्या कहेंगे, शाकाहारी। कम भोजन करने वाला अर्थात कम आहार लेने वाला को क्या कहते हैं, अल्पाहारी। जो अन्न पर रह जाता हो उसको क्या कहते हैं, अन्नाहारी। तो सही उत्तर हो गया इसका ऑप्शन डी, फलाहारी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सही वर्ड कौन सा है, तो लक्ष्मण पहला ही सही है। यहाँ पे पूरा कर दिया है अक्षर, ये गलत है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, अब हमारा इंग्लिश सेक्शन आया है। इंग्लिश सेक्शन को हम देखेंगे और समझेंगे। 21 से 23 में बोला गया है मिस स्पेल्ट वर्ड अर्थात गलत वर्ड को चुनना है। ठीक है, इसमें बोला गया ओकेजन, ओकेजन का अर्थ क्या होता है, अवसर, ये तो आपका सही मीनिंग है। ओकुरेंस, घटना, यहाँ देखिए आपका गलत मीनिंग दिया है, यहाँ पे आपका गलत है। और क्या गलत है ये ध्यान से आप लिखेंगे, OCCURRENC, यहाँ देखिए सिंगल आर दिया है, डबल आर हो जाएगा। ठीक है, तब ये आपका सही होगा। तो इस अनुसार से आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया। ऑफर सही है, OFFERING लगा दिया, ये भी सही है। ऑक्शन, ऑक्शन का अर्थ होता है नीलाम करना। ठीक है, ऑक्शन नीलाम करना। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है होटल, स्ट्रेन, मटर, गार्ड। होटल का स्पेलिंग देखिए गलत है, पिछले सेट में भी होटल का मीनिंग आया था, तो यहाँ भी होटल दिया गया है। तो होटल का स्पेलिंग कैसे होता है, HOTEL, होटल। होटल का अर्थ आप जानते हैं, होटल या विश्रामालय। स्ट्रेन, स्ट्रेन का अर्थ होता है तनाव। ठीक है, आपको हम हर मीनिंग इसलिए बताते हैं ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। आप इन सभी मीनिंग का हिंदी ज़रूर लिखते जाएं। ठीक है, मटर, मटर का अर्थ होता है बुदबुदाना, हल्की आवाज़ में बात करना। ठीक है, गार्ड तो आप जान रहे हैं, रक्षक या सुरक्षा करने वाला। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एरोगेंस, इफेक्टिव, इमिटेशन, फैसिनेटिंग। एरोगेंस आपका सही मीनिंग है। एरोगेंस का अर्थ होता है अभिमानी, घमंडी, उदंडता। ठीक है, इफेक्टिव, इफेक्ट से बना है, इफेक्ट प्रभाव डालना, इफेक्टिव हो जाएगा क्या आपका, प्रभावी। ठीक है, इमिटेशन, इमिटेशन का अर्थ होता है नकली। ठीक है, इमिटेट नकल करना, उसी से बना है इमिटेशन। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का अर्थ होता है आपका आकर्षित करने वाला या मोहनी। इसका आप स्पेलिंग लिखेंगे FASCINATING। तो यहाँ पर जो है एस आपका छोड़ दिया है, FASCINATING।
तो इस अनुसार से आपका जो ऑप्शन एरर मिला ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ही सही उत्तर हो गया। फैसिनेटिंग, आकर्षित करने वाला या मोहने वाला। नेक्स्ट 24 से 26 नंबर में बोला गया आपका वन वर्ड चुनना है, ठीक है। इसमें बोला गया है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बुक ऑफ राइटिंग, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है आपका सार या निचोड़, ठीक है, या रस। लेखन बुक का सार या सारांश या निचोड़ को क्या कहते हैं? देखिए, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का अर्थ होता है अंश या महत्वपूर्ण हिस्सा या महत्वपूर्ण भाग, ठीक है। रिव्यू का अर्थ होता है अवलोकन करना, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी गलत हो गया। प्रीफेस का अर्थ होता है प्रस्तावना या भूमिका, ये भी नहीं होगा। फुट नोट का अर्थ होता है पेज के नीचे लिखी गई कुछ भी टिप्पणी, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए बच गया, ऑप्शन ए ही सही उत्तर है और इसका सेम मीनिंग भी दे रहा है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, वह व्यक्ति जो आत्म केंद्रित है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ईगोइस्ट, अहमवादी। ईगो कहते हैं ना घमंडी, उसी को कहा गया है ईगोइस्ट, जो खुद पे अपना घमंड का एकदम पूरा सैया चढ़ाए हुए हैं, क्या हम हैं जो कोई है ही नहीं, उसे कहते हैं ईगोइस्ट। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट का अर्थ होता है आपका स्वपीड़नवादी, ठीक है। नार्सिस्ट, नार्सिस्ट का अर्थ होता है आत्ममुग्ध। और इसेंट्रिक का अर्थ होता है सनकी। मेसोकिस्ट का अगर अपोजिट आपसे पूछ ले, इसका अपोजिट होगा सेडिस्ट, SADIST। सेडिस्ट करता है परपीड़नवादी, दूसरों को कष्ट देकर आनंद लेने वाला, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। नेक्स्ट वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स, ठीक है, साग सब्जी खाकर जीवित रहने वाला को क्या कहते हैं? वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है। हार्बीवोरस का अर्थ भी होता है, हार्बीवोर का भी अर्थ होता है शाकाहारी। कार्निवोर का अर्थ होता है क्या? मांसाहारी। बर्बेरियन का अर्थ होता है असभ्य या जंगली। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। देखिए यहाँ वेजिटेबल स्पष्ट वर्ड था इसीलिए वेजिटेबल दिए, अगर ये वेजिटेरियन नहीं रहता तो हार्बीवोर भी दे सकते थे, दोनों का सेम मीनिंग ही होता है, ठीक है। यहाँ चूँकि सेम सेम था तो सेम वाला दे दिए, हार्बीवोर से थोड़ा ये बेटर लग रहा था इस वजह से हार्बीवोर भी देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन जब दोनों ऑप्शन हो और दोनों में अगर कोई एक दूसरे से बेटर लगता हो तो उसी को हम जवाब मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया 27 से 29 नंबर में अपोजिट मीनिंग देना है, ठीक है। कन्फर्म, कन्फर्म का अर्थ क्या होता है? आप लोग बहुत बोलते होंगे कि हमें कन्फर्म है कि ये पूरी तरह से याद है। कन्फर्म का अर्थ क्या हुआ कि आप पुष्टि करते हैं, आप उस चीज़ पर जोर डालते हैं कि आप उस पर 100% आश्वस्त हैं, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा आपका अपोजिट मीनिंग? कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध करना, किसी चीज़ का आप पुष्टि कर रहे थे, आप यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो गए थे, ये आपका अपोजिट हो गया जो कि ऑप्शन सी में हो गया। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। वेरीफाई का अर्थ हो गया साबित करना, एफर्म का भी अर्थ यही सेम मीनिंग होता है, साबित करना, संपुष्टि करना। वैलिडेट का भी यही अर्थ है। नेक्स्ट हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का अर्थ होता है शत्रुता, दुश्मनी, बैरी। इसका जब अपोजिट देंगे तो फ्रेंडली हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। हेटफुल, घृणा करना। मीन, नीच आदमी। नेस्टी, गंदा। नेक्स्ट अस्टेबल, अस्टेबल का अर्थ क्या होता है? स्थिर।
तो इसका क्या हो जाएगा सही मीनिंग, अपोजिट मीनिंग। शाकी हिलने वाला, डुलने वाला, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टाउट का अर्थ होता है मजबूत, ठीक है, बलशाली। स्टडी, स्टडी का तो आप अर्थ जानते होंगे, स्थिर, सेफ, सुरक्षित। नेक्स्ट, इसमें देखिए आपका फ्रेज दिया गया है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका अर्थ होता है अनियमित रूप से, कभी कभार, यदा कदा। तो इसका सही मीनिंग कौन सा देगा, जो कि ऑप्शन ए में ही है, एट इरेगुलर इंटरवल्स। इरेगुलर का अर्थ होता है अनियमित, ठीक है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पे ऑफ ओल्ड स्कोर। इसका अर्थ होता है आपका हिसाब चुकता करना। ये हिसाब चुकता करना का अर्थ है, ऐसा नहीं आप समझिएगा कि जो पैसा उधार लिए वो हम चुका दिए, वो चीज़ें नहीं है। इसका अर्थ है हिसाब चुकता करना का कि आप अगर मुझे एक थाप मारे तो हम भी आपसे बदला लेंगे तो 4 थाप मारेंगे, ये हुआ हिसाब बराबर करना। मतलब गलत डायरेक्शन में या दुश्मनी के सेंस में बोला जाता है हिसाब चुकता करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एवेंज, बदला लेना, ठीक है। तो सही उत्तर हो गया आपका बी, ऑप्शन बी, टू एवेंज ए रॉन्ग। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एट लॉगर्स हेड। इसका अर्थ होता है आपका असहमति या नाराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिसएग्री। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 33 से 35 में बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है, अर्थात सिमिलर वर्ड, एक जैसा मीनिंग। रेकलेस, रेकलेस का अर्थ क्या होता है, लापरवाह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केयरलेस, लापरवाह, सेम मीनिंग है। वाइज हो गया बुद्धिमान। कॉर्टियस का अर्थ गया सतर्क। थॉटफुल, थॉट मतलब क्या होता है, सोच, विचार, यही हो गया। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रोएक्टिव। तो पहले आप समझिए एक्टिव, एक्टिव तो आप समझते हैं चंचल, प्रोएक्टिव मतलब चंचल से भी ज़्यादा चंचल। जैसे आप गेम वगैरह खेलते होंगे फ्री फायर, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। प्रो प्लेयर, इसका मतलब क्या है, प्लेयर तो है खेलने वाला, लेकिन प्लेयर वो प्लेयर जो कि सबसे अच्छा खेलता है या बढ़िया खेलता है, उसको कहते हैं प्रो प्लेयर। जैसे मान लिया जाए टीम में, अभी इंडियन टीम में बहुत सारा क्रिकेटर है, ठीक है, उसमें से जो एक बेस्ट खिलाड़ी खेलेगा, अपना स्किल दिखाएगा, उसको कहेंगे प्रो प्लेयर, कि इस टीम का विराट कोहली प्रो प्लेयर है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए प्रोएक्टिव। तो इसका आपको देना है क्या, सेम मीनिंग देना है। तो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, इंथ्यूजियास्टिक, उत्साही, हर समय एक्टिव रहता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिड, हिड का अर्थ होता है आपका सावधान। हिडलेस, असावधान, सतर्क नहीं है। रिएक्टिव, फिर से जीवित होना या फिर से सक्रिय होना। शॉर्ट साइटेड, निकट दृष्टि, नज़दीक की वस्तुएं देखना, शॉर्ट साइटेड, निकट दृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंट, प्रिवेंट का अर्थ आप जान रहे हैं, रोकना। इसका क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग। ब्लॉक, ऑप्शन सी, अलाउ, अनुमति देना, पुश, ढकेलना, ओपन, खोलना। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे आप 36 से 40 में फिलर दिया गया है, खाली स्थान है, एक वर्ड इसमें भरना है आपको सेंटेंस समझ के। देखिए, ए फॉसिल्स नॉर्मली, फॉसिल का अर्थ क्या होता है, जीवाश्म, नॉर्मली सामान्यतः या आमतौर पर। वनली पोर्शन, पोर्शन का अर्थ क्या होता है, भाग, किसी का टुकड़ा। ऑफ द डिसीज्ड
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिसीज का अर्थ होता है आपका मृत, ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या होता है? जीव। तो जीवाश्म क्या करता है? सामान्यतः मृत जीव का पार्ट को या हिस्सा को क्या करता है? बरकरार रखता है। देखिए यहाँ मेंटेन का भी अर्थ होता है बरकरार या मेंटेन रखना, रिटेन का भी अर्थ होता है बरकरार रखना, कंट्रोल नियंत्रण, इंक्लूड शामिल करना। ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब यहाँ समझेंगे कि रिटेन होगा या मेंटेन होगा। रिटेन जो ऑटोमेटिक बरकरार रखता हो, उसमें किसी तरह का हम रिपेयरिंग काम नहीं करते हैं, ठीक है। और मेंटेन में क्या है कि रिपेयरिंग काम करते हैं। जैसे हम अपने रूम को मेंटेन करके रखें, इसका मतलब है कि हम अपने रूम को हर समय डेंटिंग पेंटिंग जो भी टूटता फूटता है उसको रिपेयर कराते रहते हैं, तो वो चीज़ में हम मेंटेन का यूज करेंगे। और यहाँ फॉसिल क्या है, यहाँ पर तो कोई जाके रिपेयर करेगा नहीं, मेंटेन करेगा नहीं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली बरकरार रहता है, ठीक है। मतलब जो जीवाश्म है अगर उसमें कोई भी मृत बॉडी पड़ा है तो उसी तरह से सुरक्षित रह जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे न्यूज़ वगैरह में कि ग्लेशियर में कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले सैनिकों का मलबा मिला है, जिसमें कि उसका ना तो पैर सड़ा है ना तो चेहरा सड़ा है। तो वो क्या, बहुत इतना ठंड था, जीवाश्म के रूप में था, तो वो इसलिए नहीं सड़ता है। तो जीवाश्म उसको क्या करता है? बरकरार रखता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका स्टूडेंट्स विल बी ब्लैंक फॉर एन इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर कार्ड। कॉल्ड बुलाया जाएगा, आस्क्ड पूछा जाएगा, फेच जाकर लाना, अपॉइंटेड नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ बताइए कौन सा सही है। देखिए इंटरव्यू के लिए छात्रों को बुलाया जाएगा उसके स्कोर कार्ड के आधार पे, तो बुलाने का यहाँ मीनिंग आ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूछा नहीं जाएगा, ये सब होगा नहीं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है इट इज़ द टीचर्स, टीचर का क्या है? टू डिसाइड हु विल पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, कंपटीशन में कौन भाग लेगा, इसका निर्णय करने का क्या है टीचर को? राइट, अधिकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है काइंडनेस, दयालुता, थॉट, सोच, वर्चुत, सद्गुण, ये अच्छा गुण वाला, ये सब तो होगा नहीं। तो यह टीचर का अधिकार है कि वह निर्णय ले कि कौन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट, इसमें बोला गया द पैसेंजर कार सेल्स शॉर्ट ए डिक्लाइन, शॉर्ट का भी अर्थ जानते होंगे। डिक्लाइन का अर्थ क्या होता है? अवनति होना या घट जाना। तो पैसेंजर कार में 7% से 8% का क्या हुआ है? कमी हुई है या कमी दिखी गई। तो यहाँ डिक्लाइन क्या, कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? फ्रॉम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिक्लाइन फ्रॉम 7% टू 5.6%, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका मैनी तमिल स्पीकिंग, कई तमिल भाषी श्रीलंकाई, कई तमिल भाषी श्रीलंकाई क्या किया? फ्रॉम द आइसलैंड, आइसलैंड से मतलब द्वीपों से क्या हुआ? स्केप, भागा। द मिलिट्री एंड इट्स एट्रोसिटीज, देखिए एट्रोसिटीज का अर्थ होता है अत्याचार, ठीक है। वो आइसलैंड से बचकर भाग गया। क्यों भाग गया? उसके मिलिट्री और उसके अत्याचारों से बचने के लिए क्या किया? भाग गया। कई तमिल भाषी श्रीलंकाई सैनिकों और उसके अत्याचारों से बचने के लिए द्वीपों से क्या किया? भाग गया। देखिए फ्लोन तो होगा नहीं, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ये उड़ना का तीसरा रूप है, उड़ गया, ऐसा तो सेंटेंस में सटीक होगा नहीं।
ये गलत हो गया है। ये भी फ्लू नहीं होगा क्योंकि फ्लाई का ही दूसरा रूप है। ये दोनों में से एक कोई होगा, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। तो फ्ली होता है भागना, तो यहाँ पास्ट टेंस बढ़ाएगा तो फ्लेड हो जाएगा, भाग गया। फ्ली है V1 और ये V2, यहाँ पर V2 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, अब हमारा आया है जीके और करंट अफेयर। तो आइए चलते हैं जीके के बारे में देखते हैं। इसमें बोला गया आपका सहारा रेगिस्तान कहाँ है। सही उत्तर है उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, ऑप्शन सी। इस और भी मरुस्थल है, ठीक है, जिसका कि देश के संबंध में आप लिख लेंगे कि कौन सा मरुस्थल किस देश में है। पहला लिख लेंगे आप कालाहारी, बोत्सवाना में है, ठीक है। टकला मकान चीन में है। टकला मकान ये इम्पोर्टेंट मरुस्थल है, चीन में है। गोबी मंगोलिया में है, ठीक है। अटाकामा चिली में है। अटाकामा चिली में, टकला मकान चीन में, कालाहारी बोत्सवाना में, गोबी मंगोलिया में। नेक्स्ट, केंडुली उत्सव किस राज्य का है। पश्चिम बंगाल का है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोलेगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है आपका मुंबई, ऑप्शन ए। इसके अलावा और भी रिसर्च सेंटर हैं, आप उसको लिख लेंगे। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बंगलौर। मौसम वेधशाला महाराष्ट्र, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर है आपका 1919 में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। सही उत्तर आपका ऑप्शन है 1911 में। ये जो आपका है कोलकाता अधिवेशन में है। कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था, ठीक है। इसके अलावा और कुछ और महत्वपूर्ण नोट्स जानिए। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान गाने का समय कितना होता है, 52 सेकेंड। राष्ट्रगान का गाने का संक्षिप्त समय कितना होता है, 20 सेकेंड। शॉर्ट टाइम में अगर राष्ट्रगान को गाना है तो 20 सेकेंड में गाकर ख़त्म करते हैं। अगर पूरा गाना है तो 52 सेकेंड में गाकर ख़त्म करते हैं, ठीक है। राष्ट्रगान का जो है पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तत्वबोधिनी पत्रिका में किया था। भारत भाग विधाता शीर्षक के नाम से जो है तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से 1912 ईस्वी में राष्ट्रगान को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रगान का अंग्रेजी नाम क्या है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कब बनकर तैयार हुआ या कब इसका अनुवाद किया गया, 1919 में किया गया। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से राष्ट्रगान अनुवादित हुआ, ठीक है। संसद का सत्रावसान जो चालू होता है तो पहले राष्ट्रगान गाया जाता है और समापन होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है, ठीक है। वैसे भी याद रखिएगा कहीं भी समारोह वगैरह होता है या कोई सभा तो उसके पहले राष्ट्रगान गाया जाता है, उसके बाद
जब समाप्त हो जाता है तब आखिरी में राष्ट्रगीत गाया जाता है। राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। राष्ट्रगीत किसको कहते हैं? वंदे मातरम को। तो वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। राष्ट्रगान 52 सेकेंड। नेक्स्ट, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरुआत किया था? बलबन ने। ऑप्शन सी सही है। बलबन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1266 से 1287 तक। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन, जो कि ऑप्शन बी है। ये अंग्रेज था। अगर पूछ ले इसी में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, यहाँ पे पहले के बाद भारतीय गवर्नर जनरल अगर लिखा रहेगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर होगा आपका क्या? राजगोपालाचारी। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में जो है क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया? नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का मेंबर बनाया गया। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इस सभा का मेंबर बनाया गया। 11 दिसंबर के जस्ट 5 दिन बाद अर्थात 16 दिसंबर 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। इसमें जो है मुस्लिमों ने हिंदुओं को लगभग 30 से 35 हज़ार हिंदुओं को काट कर मार दिया था और लगभग लाखों लोगों को घायल कर दिया था। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था पाकिस्तान एक अलग देश बने, जबकि कांग्रेस वाला ऐसा नहीं चाहता था, जिसके कारण इन्होंने बंगाल के उसमें तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे उसके साथ मिलकर जिन्ना ने जो है भड़काऊ भाषण देकर मुस्लिमों में ये भावना पैदा कर दिया, हिंदुओं को मारपीट करना है तभी हमारा देश आज़ाद हो पाएगा, अर्थात एक स्वतंत्र देश बनेगा। नेक्स्ट, चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका 5 फरवरी 1922। ठीक है, 5 फरवरी 1922। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। गांधी जी जो है उस समय असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो उसी का जो कुछ नेता वगैरह था, क्रांतिकारी लोग, उन्होंने क्या किया था, चौड़ी चौड़ा में जो है एक थाने में आग लगा दिया था और इस वजह से 21 सिपाही जो है जलकर मर गया। तो ये घटना जो है गांधी जी को सबसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया। उसी समय गांधी जी ने बोला यह हमारी जो भूल है हिमालय की तरह भूल है। ठीक है, यह भूल हमारी हिमालय की तरह भूल है। इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चौड़ा चौड़ी कांड घटना के उपरांत स्थगित कर दिया। नेक्स्ट, RBI का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है आपका मुंबई। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। RBI कहने का अर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 को। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। सबसे पहले RBI का गवर्नर किसे बनाया गया? ओसबॉर्न स्मिथ को पहले गवर्नर बनाया गया था। ये जो ओसबॉर्न गवर्नर थे ये अंग्रेज
शासक का एक व्यक्ति था। अगर ये पूछ ले स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय आरबीआई के कौन गवर्नर बने, तब आपको बताना है सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख कौन था? भारतीय गवर्नर था। ओसबॉर्न स्मिथ अंग्रेजी गवर्नर था। ठीक है। आरबीआई का स्थापना जो है किस आयोग के सिफारिश पर किया गया, आपको बताना है हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग के सिफारिश पर जो है आरबीआई का स्थापना किया गया। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट, सार्क के देशों में संख्या कितनी है? 8 है। देखिए, इसको याद रखने के लिए बहुत आसान है। भारत का जो भी पड़ोसी देश है सारा का सारा इसमें शामिल है, बस एक देश छोड़ के, चीन को छोड़ के। तो इसमें जो देशों की संख्या है उसको आप लिख लेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान। इसमें अगर कहें अखंड भारत में तो आ जाएगा आपका क्या? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, मालदीव। और इधर बची आपका नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये 3 देश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और इधर अखंड भारत, सभी क्या हैं? सार्क का सदस्य हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है आपका? काठमांडू में। सार्क की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका में। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में। नेक्स्ट, इसमें बोला गया इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट ओडियो का लॉन्च किया? देखिए, जिस तरह से अभी हम लोग पेमेंट ऐप यूज करते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, उसी तरह से ओडियो का भी विकास किया गया था। तो ये जो कंपनी थी ट्रांसवर्क कंपनी थी, ये लगभग 8-9 साल पहले ही लॉन्च किया था भारत में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 3रा शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन था? रोहित शर्मा, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1988। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट शब्द का क्या अर्थ है हिंदी में? दंडाधिकारी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इकाई समय तय की गई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? औसत गति। आप समझिए, दूरी क्या है, औसत गति क्या है, औसत वेग क्या है, विस्थापन क्या है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, ये हमारा ए जगह है और यहाँ पे बी जगह है। ए से बी तक पहुँचने के लिए इधर से भी रास्ता है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी, इधर से भी, 4 तरह का रास्ता है। ठीक है, तो अगर दूरी पूछा जाए तो हम किसी भी रास्ते से बी तक पहुंच सकते हैं या बी से ए तक जा सकते हैं। ये हमारा होगा दूरी, कोई भी डायरेक्शन से हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए विस्थापन, तो इसमें से जो सबसे छोटा डिस्टेंस वाला होगा उसको हम कहेंगे विस्थापन। तो ए से बी तक जाने के लिए सबसे छोटा डिस्टेंस ये वाला है। जैसे एरोप्लेन विस्थापन वाले भाग से जाता है या दूरी वाले भाग से, तो वह विस्थापन वाला एरिया कवर करता है, क्योंकि उसको कम समय में पहुंचना है और शॉर्ट डिस्टेंस तय करना है। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन समझ गए। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, लेकिन जो सबसे छोटी दूरी होती है वही विस्थापन होता है। ठीक है,
देखिए दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, वो हर समय जुड़ता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ए मान लिया पहले बी के पास गया, फिर बी से सी के पास गया। ए से बी के बीच में अगर 5 किलोमीटर है, बी से सी के बीच में 2 किलोमीटर है, तो हम बोलेंगे कि ए और सी के बीच में कितना किलोमीटर है। तो आप क्या बोलेंगे, सबको जोड़ देंगे 7 किलोमीटर। यहाँ पे दूरी आपका क्या हो गया, 7 किलोमीटर। अब विस्थापन के बारे में समझते हैं। ठीक है, या इसमें एक और चीज़ आप देख लीजिए, ए से बी गया, अब बी से सी गया, फिर ये लौट कर ए पर आ गया, तब पूछेगा दूरी कितना हुआ। तो आप क्या करेंगे, फिर से सबको जोड़ेंगे। ए से बी पर गया तो 5 किलोमीटर चला, फिर बी से सी पर गया 2 किलोमीटर चला, फिर सी से ए पर आया, तो टोटल कितना चला, सबको जोड़ दीजिएगा, 14 किलोमीटर चला। तो अगर पूछा जाए कि टोटल दूरी कितना हुआ, तो 14 किलोमीटर। तो दूरी हर समय जुड़ता है, कभी भी घटता नहीं है। ठीक है, विस्थापन का चर्चा करते हैं। विस्थापन में क्या होता है, देखिए मान लीजिए जैसे ए से बी पर जाना है, तो ए पहले बी पे गया, अब बी से लौट कर ए पर आ गया। तो ए पहले कितना चला, मान लेते हैं दोनों के बीच में 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर, फिर लौट कर आ गया खुद ए पर ही। तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 0। जितना गया उतना आ गया। जब रिवर्स हो जाता है तो उसको निगेटिव मान लेते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। तो 5 जब रिवर्स में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, ए से बी तक जाने में 0। कभी कभी जो है विस्थापन निगेटिव भी होता है, वो कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे ए से यहाँ तक बी तक गया, फिर बी से हमको यहाँ सी तक आना है, यहाँ से यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ए से बी गया 5 किलोमीटर, बी से सी के बीच अगर 7 किलोमीटर है, तो 5 में 7 घटाएंगे, कितना आएगा, -2। तो यह आपका विस्थापन निगेटिव में आया है, -2 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, लेकिन दूरी हर समय पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब इस दूरी में समय से भाग दे देंगे तो आपका औसत गति निकल जाएगा। जब विस्थापन में समय से भाग दे देंगे तो आपका औसत वेग निकल जाएगा। इसलिए बोला जाता है दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, और विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अंग्रेजी में वेलोसिटी, इंग्लिश में स्पीड। समझ गए, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, इस वजह से निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन आपका सदिश राशि हो गया और दूरी अदिश। वेग भी सदिश है और औसत गति अदिश। तो इसमें देखिए आपका उत्तर क्या हो गया, समय में बोला गया दूरी तय कर रहा है तो औसत चाल हो गया। इसका जो उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, राइजोपस। नेक्स्ट, बोला निम्नलिखित में किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सही उत्तर आपका ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। ऊर्जा चाहे कोई भी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा, सबका मात्रक जूल ही होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी हो गया। शक्ति तो जानते हैं, P बराबर क्या आता है, W/T। W क्या, कार्य, अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv। वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। बल क्या है, बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि दो पिंडों के बीच जो फोर्स लगता है F बराबर G(m1 × m2/r²। ये r आपका त्रिज्या है और ये जो G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये सभी ग्रहों के लिए कांस्टेंट होता है।
जी का जो मान होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट, एक उभयलिंगी फूल है, इसका सही उत्तर है सरसों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेक्शन में आपका मैथ है। मैथ के सवाल को आप एक बार देख लेंगे, आप खुद से बनाएंगे। यदि नहीं बनेगा तो उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रखेंगे। नेक्स्ट डे में जो है आपका मैथ का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि शॉर्ट ट्रिक से रहेगा, तो आप मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप जानते हैं बनाने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ज़रूर देखा करें, आपका समय बचाएगा। तो हम जो अपलोड करेंगे वीडियो मैथ बनाकर, एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। रीजनिंग तो आप लोग बना ही लेंगे, फिर भी हम रीजनिंग का वीडियो जो है अपलोड कर देंगे, थोड़ा आपको जो रीजनिंग में प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं कंप्यूटर सेक्शन की ओर। इसमें देखेंगे, बोला गया आपका कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप जो है किससे बनी होती है, सिलिकॉन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है वर्तमान स्लाइड से स्लाइड्स को शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में से किसका उपयोग करते हैं। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस इंटर की, इसको रिटर्न भी नाम दिया जाता है। इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पृष्ठ विराम। अगर कंट्रोल प्लस इंटर दबा देंगे, जो आपका पृष्ठ चल रहा है वो आपका जो है रुक जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, डोमेन नेम पूछा गया है। इससे पहले भी हम पिछले वीडियो में, कल के या परसों के वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि डोमेन नेम क्या है और डोमेन नेम कैसे समझते हैं कि कौन सा डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम हर कैटेगरी के वीडियो को नेट पर अपलोड किया गया है, तो उन सभी चीज़ों को अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो नेट पर जो सर्च हम करते हैं उन चीज़ों को डोमेन नेम से ही सर्च करते हैं, उससे ये पता चल जाता है ये किस कैटेगरी का वीडियो है। जैसे .edu कहने का मतलब हो गया कि एजुकेशन से संबंधित वीडियो है। .com का मतलब हो गया कॉमर्शियल से है। .jn का कोई मतलब नहीं होता, ये गलत लिखा है, .in होता है। ठीक है, .in अगर रहेगा लिखा हुआ समझ जाइएगा कि ये भारतीय वेबसाइट है। ये वाला भी गलत है, .co.in, ये भी गलत है, डबल डॉट नहीं होता है। और भी इसका डोमेन नेम है, जैसे .net। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि नेटवर्क से संबंधित डोमेन नेम है। इस तरह से और भी कई डोमेन नेम है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक संस्थान, शिक्षा से संबंधित, तो आपका क्या हो जाएगा .edu। और भी डोमेन नेम है जैसे .gov, तो ये गवर्नमेंट साइट है। नेक्स्ट, देखिए, इसमें बोला गया आपका लीफो का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका एक और भी अपोजिट नेम होता है फीफो, FIFO, फीफो। उसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जाओगे पहले बाहर आ जाओगे। इसमें है क्या, लास्ट में जाओगे पहले बाहर आओगे। इसका फुल फॉर्म समझ गए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि ऑप्शन बी है। MNP, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, तो होगा नहीं। स्प्रेडशीट,
जो है आप MS एक्सेल में कुछ भी चार्ट बनाते हैं तो उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। सर्च इंजन आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। इसमें कोई भी चीज़ हम वर्ड टाइप करके उससे संबंधित बात को खोजते हैं, जिसको हम सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक मेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। ये भी बताया गया सवाल है। स्पैम, देखिए ये भी आपको हम बता चुके हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या है, स्पाईवेयर क्या है, मॉलवेयर क्या है। तो मॉलवेयर नहीं समझाए थे, मॉलवेयर समझा देते हैं। स्पाईवेयर भी समझा चुके हैं। खैर समझ लीजिए तीनों के बारे में। हम जानते हैं कि आप रेगुलर वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, देखेंगे तो और भी बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा। पहले समझते हैं मॉलवेयर क्या है। मॉलवेयर क्या है कि आपके सिस्टम या मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया जाता है जो कि अन्य दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, या उसमें जो भी डाटा है, जैसे आप कार्ड का कुछ भी पासवर्ड वगैरह सेव रखते हैं या कार्ड नंबर वगैरह, उसका वो चोरी करता है, तो वो मॉलवेयर होता है। या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए मॉलवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कि सिस्टम में डाल दिया जाता है और वो आपका नुकसान पहुंचाएगा। और स्पाईवेयर जो है एक ऐसा वायरस है या मॉलवेयर है जो कि आपके डाटा को चोरी करके किसी और को भेजता है। ठीक है, और ये जो है कौन करता है, ये कोई आपका साथी दोस्त, या फिर आप जहाँ कोई सिस्टम वगैरह ठीक कराने जाते हैं, दुकानदार वगैरह, अगर वो चाहता है कि हम इसका डाटा का सारा रिकॉर्ड रखें तो वो स्पाईवेयर नाम का डाल देगा सॉफ्टवेयर और आपका सारा कंट्रोलिंग उसके हाथ में चला जाएगा। ठीक है, ये स्पाईवेयर समझ गए। ट्रोजन हॉर्स समझते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है। ठीक है, और ये एक ऐसा वायरस है जो कि दिखने में पता नहीं चलता है कि ये वायरस है, ये आपको सही फाइल के रूप में ही दिखेगा, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वो क्या है, डाउनलोड हो जाएगा और आपका सारा डाटा जो है लीक करेगा। और ये ट्रोजन हॉर्स जो है आजकल अटैकर सब क्या कर रहा है, इसी ट्रोजन हॉर्स के आधार पर सारा पासवर्ड वगैरह तोड़ देता है और आपका इंटरनली जो सिक्योर चीज़ है उसका डाटा चोरी कर लेता है। तो ट्रोजन हॉर्स बहुत ही खतरनाक वायरस है जो कि पासवर्ड तोड़ने के काम में आता है। नेक्स्ट, इसे हम बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए पावर पॉइंट का क्या होता है, PPT होता है, PTP नहीं होता है, PPT होता है। बाकी सबका सही है। देखिए MS वर्ड के बारे में भी बता चुके हैं, डॉक्स होता है या डॉक होता है, इसी को डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच में क्या समानता है, तो सही उत्तर है आपका वेब ब्राउज़र है। सर्च इंजन आप समझ ही गए, गूगल, याहू, ये सब सर्च इंजन है जिसमें कि हम टाइप करके कुछ भी वर्ड के बारे में उससे संबंधित बात खोजते हैं नेट पर। और ये सब एक एप्लीकेशन है, ब्राउज़र है, जिसमें कि ये सब सर्च इंजन इनबिल्ट होता है जो कि खोजने में मदद करता है, और ये नेट से कनेक्ट होने के बाद ही काम करता है। क्रोम, सफारी, ओपेरा ये सब। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। नेक्स्ट, नेपियर्स बोन कौन कौन से काम एबेकस से अधिक कर सकता है, जोड़ और भाग, जो कि ऑप्शन सी है। आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से क्या संभव बनाता है, प्रिंट करना,
और डाटा देखना, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंट भी करते हैं तो उसमें हम डाटा जो इनबिल्ट किए थे उसका जो रिजल्ट है उसको हम देख सकते हैं। जिसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यह फील्ड आपके संदेश को पहचानती है और आपके संदेश का पहला भाग है जिसे प्राप्तकर्ता देखता है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, सिग्नेचर। नेक्स्ट, इसमें बोला है कौन सा कंपनी जो है 2005 में पीसी बनाना बंद कर दिया है। सही उत्तर है आपका IBM, ऑप्शन बी। ये सब तो अभी बना रहा है जिसका कि चलन में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, विंडोज़ लोगो की +L। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सेट हो चुका है। मैथ और रीजनिंग का वीडियो हम अपलोड कर देंगे नेक्स्ट डे, तो आप वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखते रहें, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है किसी चीज़ में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।